नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। एडुटेरिया बिहार करंट का नया मैगजीन आ गया है बिहार स्पेशल को लेकर। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक का करंट दिया हुआ है और सितंबर 30 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए 1 वर्ष का आपको करंट पढ़ना है। तो इसके लिए परफेक्ट बुक है आपका बिहार स्पेशल करंट के लिए, लेकिन पढ़िएगा इसको थोड़ा सा डिटेल में। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, बिहार बजट पढ़ाने वाला हूँ 23-24 का। यहाँ से 2 से 3, 4, 5 सवाल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 5 सवाल तक पूछे जाएंगे और बिल्कुल आसान होगा। याद होगा तो आप सवाल कर लेंगे, नहीं याद होगा तो आप निगेटिव लगाएंगे या तो छोड़ कर आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है आज, एक एक चीज़ को। फिर इसका मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा, तो तन मन धन लगा कर पढ़िए। इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। और क्या करना है, एग्जामिनेशन में सेंटर पर जिस दिन जाएंगे उससे 1 दिन पहले बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज कर लेना है। इकोनॉमिक सर्वे भी मैं इसके बाद करवा दूंगा। रख लीजिए कि एग्जामिनेशन में जाने से 1 दिन पहले कम से कम बिहार बजट को रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। ओके, देखिए शुरू करते हैं। क्या है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पहला सवाल कौन सा हो गया, 28 फरवरी 2023। दूसरा सवाल वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। तीसरा सवाल 2,61,885 करोड़ रुपए। ये सारे सवाल ही सवाल हैं आपके चारों तरफ। आंकड़ों में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2,61,885.40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ तक याद रखिएगा, पॉइंट के बाद तक याद रखिएगा, ये घुमा देगा। और मैं आपको बताऊं एक चीज़, 23-24 का है ये, तो आप मुझे बताइए 2022-2023 का कितना था, क्योंकि वो हो सकता है कि इस साल के एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि पिछले साल का बजट कितना बड़ा था। ये चीज़ हुआ है, 65वीं PSC का पेपर उठाकर देखिए, ये चीज़ हुआ है। उसे पूछा गया है पिछले से पिछले साल का बजट। ओके, ये पिछले साल के बजट 2022-23 से 24,194 करोड़ रुपए ज़्यादा का बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यही सब सारे सवाल ही हैं आपके, कितना हज़ार करोड़ ज़्यादा है। और बजट होता क्या है भाई, आप भी जहाँ पर रहते होंगे, मान लीजिए पटना में रहते होंगे, पटना में मेरे सबसे ज़्यादा दर्शक रहते हैं। वैसे दर्शक तो सऊदी अरब से भी है, पता नहीं कौन सऊदी अरब में BPSC की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तो अचंभा होता है, यूट्यूब स्टूडियो में ये सब दिखाता है। तो पटना में मान लीजिए आप रह रहे हैं, रूम रेंट कितना होता है, चलिए मान लीजिए 5,000 आप रूम रेंट देते हैं। 2,000 तो कम से कम खाएंगे ना, फूल सूंघ के थोड़े नहीं रहेंगे। 2,000 का कम से कम खाना खाते होंगे आप लोग। फिर 1,000 से 1,500 आप लाइब्रेरी में देते होंगे, 1,000। फिर आपका और भी खर्चा होगा, घूमने फिरने भी जाते ही होंगे। तो मान लीजिए चलिए मानते हैं 9,000 से 8,000 रुपये आपका कम से कम खर्चा होता है, जिसमें हो जाएगा। कहीं दिल्ली में भी लोग इतने में रह लेते हैं 9-8 हज़ार में, तो ये तो पटना में तो हो ही जाएगा आराम से। तो ये क्या है, ये आपका बजट है। और ये बजट क्या होता है, इसमें प्राप्ति कहाँ से होती है, तो पिताजी बैंक से प्राप्ति होती है, पिताजी के बैंक से प्राप्ति होती है, और खर्चा करते हैं आप, है ना। अब बजट घाटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए पिताजी ने भेजा 9,000 और आपने खर्चा कर दिया क्या, 10,000। 1,000 रुपया हो सकता है किसी को गिफ्ट दे दिया हो या कुछ और में खर्चा हो गया हो, ठीक है। 10,000 खर्च, 1,000 रुपये का क्या हुआ, बजट घाटा कहा जाता है इसको। सामान्य अर्थों में बजट को हमेशा समझने की कोशिश किया कीजिए। बजट कठिन नहीं होता है, आसान होता है, बस हमें टर्मिनोलॉजी को पकड़ना है। तो ये क्या, 1,000 रुपये क्या हो गया, बजट घाटा हो गया, ठीक ना। अब इस बजट घाटे की पूर्ति के लिए आपने क्या लिया, कहीं से लोन ले लिया, पड़ोसी से ले लिया, रूममेट से ले लिया कि भाई 1,000 रुपये निकालो। तो ये क्या हो गया आपके ऊपर, आपके बजट में ऋण कितना है भाई, ऋण कितना है। उसके बाद से क्या निकाला जाता है, जैसे आपका 9,000 रुपये का मंथली बजट है, 9,000 ये आपके घर से आता है, तो उसमें क्या निकाला जाता है कि ये बताओ कि इसमें से खर्च कहाँ कहाँ पर कितना हो रहा है। फूड पर कितना खर्च हो रहा है, उसके अलावा आपके रहने पर कितना खर्च हो रहा है, घूमने फिरने पर कितना खर्च हो रहा है, शॉपिंग वगैरह पर कितना खर्च हो रहा है, पढ़ने लिखने पर, कोचिंग वगैरह जाते हैं तो उसके लिए कितना खर्चा हो रहा है। तो ये क्या है, अलग अलग मद है जहाँ पर खर्चे हो रहे हैं आपके बजट के। अब प्राप्ति कहाँ से हो रही, मान लीजिए आपके घर में और भी कोई कमाता है, 9,000 में मान लीजिए 7,000 पिताजी देते हैं, 2,000 कहीं और से आता है। तो ये क्या हो गया कि भाई पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, स्रोत क्या है इसके आने का, यही क्या है, ये इन्हीं सब की गणना क्या कहलाती है, बजट कहलाती है। तो अब इतना बड़ा अपना देश है, इसका बजट जो तैयार होगा तो काफ़ी बड़े आकार का होगा। फिर राज्य है, उसका जब बजट तैयार होगा, बिहार की आबादी करीब 15 करोड़ हो गई है, तो इसका जब बजट तैयार होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तैयार होगा। यही तो होता है कि सरकार के भाई आमदनी कहाँ से हुई है, खर्चा कहाँ पर हुआ है। बजट तो अब तो कन्फ्यूज नहीं है। अब इसको हम आंकड़ों वगैरह को पढ़ लेते हैं। देख क्या लिखा हुआ, इस नए वित्तीय वर्ष में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये आपका अगला सवाल हो गया, 15.24%। ओके,
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। बिहार में पहली बार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली बनाया गया है 2022 ईस्वी में। उसके बाद ये पहला बजट ऐसा है जिसके तहत हम राजकोषीय नियमावली बनाने के बाद हमने जो बजट पारित किया हो उसके तहत ये पहला बजट है। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि राजकोषीय घाटा को इसमें क्या रखा गया है। इसमें 2022 नियमावली में क्या कुछ लक्ष्य रखेंगे, जैसे FRBM आपने एक्ट पढ़ा होगा। FRBM एक्ट है भारत सरकार का 2003 का। इसमें क्या रखा गया भाई कि मुद्रास्फीति कितना रहेगा, महंगाई कितना रहेगा, राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, ये सब लक्ष्य है। उसी प्रकार से बिहार गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट बनाया बजट के प्रबंधन को लेकर, उसके अंदर भी लक्ष्य रखा गया। पहला लक्ष्य क्या है, राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर रखना है। ये सारे लक्ष्य आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये बताइए, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। बिहार में पहली बार ऐसा बनाया गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अनुसार से राजकोषीय घाटा को कितना % रखने की बात की गई है, तो 3% तक रखने की बात की गई है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना है। उसके बाद से कुल बकाया ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। 23-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना, ये लक्ष्य रखा गया 2022 के नियमावली में। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वृद्धि दर और राजकोषीय घाटा को अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 23-24 ईस्वी में बजट अनुमान था आपका 15.24% की वृद्धि का रखा गया है, और राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, 2.98% रहेगा। अभी रहेगा, वित्त वर्ष 23-24 चल ही रहा है, अब ये समाप्त नहीं हुआ। समाप्त कब होगा, ये समाप्त होगा आपका अप्रैल में जाकर, ठीक है ना। 22-23 बजट अनुमान था आपका 10.34% और राजकोषीय घाटा रहा है 3.47% रहा है। 2021-22 में वास्तविक रहा 10.98% और आपका राजकोषीय घाटा 3.78% रहा है। वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक है। ओके, इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही है और विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर 6% के आसपास रहा है। ओके, अगला कौन सा है, वर्ष 21-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान तीसरा रहा। ये आपका सवाल हो गया, अभी तक का बजट में से सबसे इंपॉर्टेंट में से एक सवाल हो गया कि वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कौन सा रहा, तो बिहार का थर्ड रैंक रहा है। सुबह उठते सोते जागते आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये बताओ 21-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कौन सा रहा, तो तीसरा रहा, ठीक ना। अगले पर चलते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 10.17% बजट आकार बढ़ा है। ठीक है भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है कि बजट आकार 2022-2023 में पिछले साल कितना था, एक बार देख लिया कीजिए इसको, यहीं से आपके सवाल पूछ लिए जाएंगे। 2.37 लाख करोड़ रुपये था। 23-24 में कितना हो गया, 2.61 लाख करोड़। योजनागत मद में 1,230 करोड़ खर्च किए गए थे और आपका 23-24 में योजनागत मद में 1,29 करोड़ खर्च किए गए हैं। गैर योजनागत मद में 1,37,460 करोड़ पिछले साल खर्च किए गए थे। इस साल 1,61,885 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस कंपेयर को ध्यान में रखिएगा, 2 बार कम से कम बजट का वीडियो देखना है, 2 से 3 बार, ये ध्यान में रखिए, 2 से 3 बार अभी देखना है आपको, जिससे आपको याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ओके, अगले पर चलें। केंद्रीय बजट भी मैं पहले करवा चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट है, सामने लिखकर पर्ची पर चिपका दीजिए। कुल व्यय कितना होगा, 2,61,885 करोड़। जितने का बजट होगा उतना ही तो व्यय होगा। 9,000 आपके घर से आ रहा है तो 9,000 का तो व्यय करेंगे, इससे ज़्यादा अगर व्यय करेंगे तो ऋण लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। राजस्व व्यय कितना है भाई इसमें, तो राजस्व व्यय है 2,07,848 करोड़ रुपये। पूंजीगत व्यय कितना है, 54,037 करोड़ रुपये। अब मुझे बताइए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना होता है। जैसे कोई मास्टर साहब हैं, उनको वेतन देना होगा तो वो राजस्व व्यय में आएगा, ठीक ना, वो राजस्व व्यय में आएगा। किस में आएगा, राजस्व व्यय में। लेकिन पूंजीगत व्यय जो आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मास्टर साहब हैं तो उनको वेतन दिया तो पूंजीगत राजस्व व्यय में आ गया। लेकिन बिहार सरकार ने एक सड़क का निर्माण किया तो वो किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में। पूंजीगत व्यय हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। राजस्व व्यय जो होती है वो सरकार पर थोड़ा सा बोझ बढ़ाती है और इकोनॉमी के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। हालांकि अगर चक्रीय को देखें हम लोग, चक्रीय पूरी देखेंगे तो वो मास्टर साहब जो वेतन लेंगे तो वेतन लेके घर में थोड़ी रखेंगे, उसको लेकर कुछ खरीदने जाएंगे, खरीदेंगे तो सरकार को ही टैक्स देंगे। अंततः तो सरकार आपसे पैसा ले ही लेती है। आप चाहे कुछ खाएं या घर में बैंक रखें या बैंक में रखें, कहीं भी कुछ भी करेंगे, सरकार के पास आपको पैसा जाना ही है। ओके, तो ये राजस्व व्यय और राजस्व पूंजीगत व्यय समझ गए होंगे। अब देखिए प्राप्ति कहाँ से हो रही है, पैसा आ कहाँ से रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है,
कुल व्यय का 79.37% है राजस्व व्यय, और परसेंटेज भी याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 20.63% है। अब हम प्राप्त कहाँ से, मतलब आ कहाँ से रहा है, सोर्स कौन सा पैसा का बिहार में। राजस्व से हमें कितना मिल रहा है, राजस्व यानी कि कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज वगैरह से कितना मिलता है उसके बारे में है। 2,12,326.97 करोड़ रुपए का कुल प्राप्ति हुआ है। 81% हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं अपने बजट का, तो हम ये लोग राजस्व से हम लोग प्राप्त करते हैं, राजस्व से प्राप्त करते हैं, कर वगैरह टैक्स वगैरह से प्राप्त करते हैं, कर और टैक्स वगैरह से प्राप्त करते हैं। ओके, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है भाई, कहीं पर एक्सपेंडिचर कैपिटल के फॉर्मेट में अगर कहीं से कुछ मिला है तो उसको पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। ये कितना है 49,758.44 करोड़ रुपए कुल प्राप्ति। जितना भी 100 रुपया अगर हमें प्राप्त हुआ है कहीं से, तो उसमें से मात्र 18 रुपया कहाँ से आ रहा है, 18 रुपया मात्र आ रहा है अपना कैपिटल से आ रहा है, मतलब पूंजीगत प्राप्ति हो रही है, क्या पूंजीगत प्राप्ति हो रही है, बाकी सारा राजस्व प्राप्ति हो रही है। ओके, अब यहाँ पर इसमें देखिए रुपया कहाँ से आता है, एक एक को देखिएगा और इसको क्रम वाइज में लगा कर रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। सबसे पहले देखिए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से 39% के रुपया आता है, 39.20%। भारत सरकार जो टैक्स वसूलती है उसमें से जो बिहार का अंश उसको देती है, उसी में से सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को मिलता है। 39% पैसा की आमदनी एक ही जगह से होती है। दूसरा कौन सा है भाई, तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो मिलता है, कि केंद्र सरकार जो सभी राज्यों को सहायता अनुदान देती है उससे 20.37% मिलता है। ओके, तीसरा कहाँ से मिलता है भाई, तो 18.96% है यहाँ पर लिखा हुआ, राज्य सरकार के राजस्व से मिलता है। राज्य सरकार का जो कर राजस्व है अपना, जो बिहार सरकार को आप लोग डायरेक्ट टैक्सेज वगैरह देते हैं, उससे कितना मिलता है 18.96% मिलता है। फिर लोक ऋण वगैरह से कितना मिलता है, ऋण वगैरह जो इकट्ठा करती है राज्य सरकार, 18.82% मिलता है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, राज्य का कर भिन्न राजस्व, ठीक ना, कर के अलावा कर जो और भी राजस्व होते हैं वहाँ से कितने आते हैं, तो 2.48% का आते हैं। और ऋणों की वसूली से लगभग 0.16% के करीब में प्राप्ति होता है। इसको आप बनाकर ऐसे ही रख लीजिए, सामने चिपका लीजिए, क्योंकि यही पूछ लिया जाता है कितनी बार। और रुपया सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर होता है, सबसे पहले देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो सामाजिक सेवाएँ जो योजनाएँ वगैरह बिहार सरकार बनाती है उस पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। कितना है भाई, तो बजट का 38.14% खर्च कहाँ पर खर्च हो जाता है, तो सामाजिक सेवाएं, सोशल जस्टिस, सोशल योजना, इन सब को लागू करने में, जो सोशल सर्विस वगैरह होते हैं, पेंशन से लेकर, वृद्धाओं का पेंशन से लेकर, बच्चों के इलाज से लेकर, जो भी सरकारें खर्च करती हैं ना, वो सब इसमें चला जाता है। ओके, उसके बाद कौन सा चीज़ आएगा भाई, तो सामान्य सेवा। इसको क्रम में लगा कर रखना है गुरु, कोई सत्यनारायण किस्सा थोड़ी चल रहा है। सामाजिक सेवा लिखो, उसके बाद लिखो सामान्य सेवाएं, उसके बाद से लिखिए आप आर्थिक सेवाएं, आर्थिक सेवा के बाद कौन सा लिखेंगे, लोक ऋण, इन सब पर खर्च होता है, इसको लिखना पड़ेगा आपको। ओके, इसको क्रम वाइज में लगा कर रखिए। ये मैं जो बता रहा हूँ इसको करके देखिए, बजट आपको इतना आसान लगेगा कि मैं क्या बताऊँ। लोग सामने लिख कर रख दीजिए किस में जहाँ पर खर्चा होता है, और ऐसे ही लिख के रखना है कि भाई सबसे पहला ये होगा और सबसे अंत में यही होगा। ये आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले ज़्यादा हुज्जत नहीं होगा। एक बार फोटो खींच के फ़ोन में रख लिया, सेंटर में घुसने से पहले देख लिया और वहाँ पर सवाल सही करके आ गए। ओके, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़िए। क्या है, 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक बार जरा कमेंट कीजिएगा। विजय कुमार चौधरी जी द्वारा बिहार के विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण 23-24 के अनुसार बिहार के विकास के लिए 10 प्राथमिक सूत्र दिए गए हैं। अब ये 10 प्राथमिक सूत्र आपके लिए क्या है, सवाल है, आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे भारत सरकार ने 7 मंत्र दिए हैं इस बार के केंद्र सरकार के बजट में, उसी प्रकार से राज्य सरकार के बजट में क्या दे रहे हैं ये लोग, 10 सूत्री की बातें कर रहे हैं। तब इन 10 को ध्यान रखना है आपको। पहला कौन सा है, युवा एवं रोजगार, स्वरोजगार की ओर बढ़ने पर जोर। इसमें युवा रोजगार में सरकारी रोजगार की बात नहीं की गई है, स्वरोजगार। आपसे सरकार ये कह रही है कि भाई ऐसा करो, हमसे रोजगार मांगने मत आओ, खुद ही अपना कुछ काम करो, स्वरोजगार। सरकार आपको ज़्यादा नौकरी वोकरी दे नहीं सकती है। बताइए, रोज़गार उनका पहला लक्ष्य है और बीपीएससी में सीटें आती हैं 300, तो कितना बड़ा विडंबना है ये। युवा और रोजगार, स्वरोजगार की ओर बढ़ने पर। दूसरा कौन सा है, अनवरत महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों से मजबूती। ओके, अनवरत महिला सशक्तिकरण को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरा है अल्पसंख्यक कल्याण, उत्थान के लिए कई सारी योजनाएं। ठीक है भाई। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, हर गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नई नई तकनीकों पर जोर। ओके, किसमें है भाई, तो ये पुलिस और वन वगैरह लिखा हुआ है कि पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण। कृषि और ग्रामीण विकास, चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी। हरित विकास, कई स्तरों पर किए जा रहे प्रयास। आधारभूत संरचना,
9वां है औद्योगिक विकास, 10वां है शहरी विकास। ये 10 के 10 आपको याद होने चाहिए। नहीं याद हो रहे हैं तो भी याद होने चाहिए, याद हो रहे हैं तो याद हो ही जाएगा। आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको याद कर लीजिएगा। इस 10 में से सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत सरकार का भी 7 सूत्री जो कार्यक्रम वगैरह है उनका वो भी ध्यान रखिएगा। बिहार 2023-24 के लिए प्राथमिकता निम्न में रखी गई है। युवा रोजगार में क्या क्या करेंगे, अब यहाँ शुरू हो गया आपका। बिहार की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। 32% आबादी युवाओं की है हम लोगों की, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 23-24 के बजट में युवा रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। वेरी गुड। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकासमूलक व्यय का हिस्सा 19-20 के 66% से बढ़कर 2021-22 में 69.4% हो गया है। नए विचार और नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 को लागू की गई है। यहीं हिसाब से सवाल पूछा जाएगा मेंस में। बताइए बिहार सरकार की नई स्टार्टअप नीति 2022 क्या है, और आप वहाँ पर क्या बोलेंगे कि बताइए ये कहाँ से पूछ लिया। इस टॉपिक को अलग से लिख कर रख लीजिए मेंस वाले डायरी में कि बिहार सरकार की नई स्टार्टअप नीति 2022 क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ें। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड, जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। ओके, कैपिटल सीड फंड क्या होता है? सीड का मतलब बीज होता है। पहली बार जब कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहेगा, मान लीजिए मास्टर है, ये छोटा सा यूट्यूब चैनल मैं चला रहा हूँ, मुझे एडटेक शुरू करना होगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शुरू करना होगा, तो बिहार सरकार क्या करेगी, तो मुझे 10 लाख रुपए तक का क्या कर सकती है। पहली बार मैं अभी तक तो किसी से नहीं गया ऋण लेने, तो पहली बार मैं ऋण लेने जाऊँगा तो 10 लाख रुपए तक का मुझे क्या करेगी, मदद दे सकती है। तो यही क्या कहलाता है, कैपिटल सीड फंड। ओके, 15% अधिक का प्रावधान किया गया। राज्य के प्रत्येक ITI में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। जो ITI वगैरह होते हैं हर जिला वगैरह में, उनको क्या किया जाएगा और भी उन्नत किया जाएगा। राज्य में तकनीकी क्षेत्र शिक्षा के उन्नयन और विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। कॉलेज बहुत सारे हैं, दरभंगा में भी है इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार सरकार का, पटना में भी है, लेकिन वो क्या है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी शुरू किया जाएगा। आपने पिछले साल भी सुना था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ये सब शुरू किया जा रहा है। तो नियमावली भी 2021 बना दिया गया है। अब दूसरा प्राथमिकता है अनवरत महिला सशक्तिकरण। महिलाएं ध्यान से सुने भाई, आपको सशक्त किया जा रहा है। 7 निश्चय 2 के अवयव सशक्त महिला, सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। 7 निश्चय 2 का अवयव है महिला सशक्तिकरण। ओके, उसी के तहत ये प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार की विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका महिलाओं को मिलने वाले, क्या लिखा हुआ है, मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा विशेष रूप से चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन या राशि, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार UPSC की PT निकाली 1 लाख रुपया देता है। 1 लाख UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, 50,000 BPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर। एक बार ही लेकिन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप 3 बार 4 बार BPSC के PT पास करें हर बार आपको 50,000 देगा, ऐसा नहीं। एक बार आपको 50,000 देती है, और एक बार जब आप UPSC के PT पास करेंगे तो अप्लाई कीजिए और आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा। किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो आपको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, 25,000 अविवाहित बालिका को, देखिए अविवाहित लगना यहाँ पर जरूरी था। योजना का उद्देश्य कुछ अलग होता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। अविवाहित शब्द जोड़ने से क्या होगा, बाल विवाह जो महिलाओं की हो जाती है, 18 वर्ष से कम उम्र के विवाह हो जाता है, उस पर रोक लग जाएगा। इस पैसे के लोभ के कारण हो सकता है रुक जाए, और इससे महिलाओं का भी कल्याण हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में फ़ोटो दिखाते हैं कि देखिए दुल्हन के ड्रेस में आई 12th का एग्ज़ाम देने, वो 12th का एग्ज़ाम देने दुल्हन के ड्रेस में आई, वो हमारे लिए शर्म की बात होती है। इसको इसी तरह से समझा कीजिए थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, ये प्रोत्साहन राशि किसी और पर्पज़ से दी जाती है। इससे क्या होता है, राज्य का ओवरऑल रैंकिंग सुधरता है, SDG वगैरह सब में, जहाँ पर क्या होता है कि महिलाओं की शादी किस उम्र में हो रही, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, 50,000 रुपये दिया जाएगा। देखिए इंटरमीडिएट पास करो तो 25,000, पैसा ही पैसा है महिलाओं के लिए तो भाई, और स्नातक पास करो, ग्रेजुएट हो तो 50,000। बताओ कितना साला अर्निंग हो जाएगा इनका। तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना प्रति छात्र 10,000। मैट्रिक परीक्षा, मैट्रिक पास करो तो 10,000। हम तो फर्स्ट डिवीज़न लाए, एक ट्रॉफी भी नहीं दिया किसी ने। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावित्री योजना, 10,000 मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर, और 8,000 मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी आने पर। 8,000 रुपये आपको मिलेगा आप सेकेंड डिवीज़न अगर हो जाते हैं तो, और 10,000 मिलेगा आपको फर्स्ट डिवीज़न हो जाते हैं तो।
सीबीएसई वाले देख लेना भाई, वहाँ तो फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न होता नहीं है, वहाँ जो भी होता है उस हिसाब से देख लेना। बिहार बजट 23-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये आपका अगला सवाल हो गया। ओके, देखिए यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, ये योजना तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कुछ कुछ नई चीज़ें जो ऐड की जाती है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जीविका परियोजना में बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सामाजिक विकास का नजीर बन चुकी है जीविका परियोजना। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इस समूह से जोड़ा गया है। अब आप क्या करेंगे, मेंस का दूसरा टॉपिक, पहला ऊपर मैंने नोट करवाया था, दूसरा टॉपिक जीविका परियोजना को पढ़ कर जाना है मेंस एग्जामिनेशन से पहले, वहाँ से पूछ सकता है आपका। पहला कौन सा मैंने बताया था, ऊपर देखिए कि बिहार सरकार के स्टार्टअप नीति 2022 क्या है, इसको पढ़ना है। और एक और आपको पढ़ना है एफआरबीएम बोल रहा हूँ, बिहार सरकार ने जो राजकोषीय और वित्त प्रबंधन के लिए 2022 में एक्ट पारित किया है बजट प्रबंधन के लिए, उसको भी आपको पढ़ना है। ओके, पंचायती राज संस्थानों में वर्ष 2006 में एवं नगर निकाय में 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये सब पता होगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने ग्रामीण और विकास विभाग के समन्वय के कर 519 महिला जीविका दीदी और दीदी की नर्सरी पौधशालाएं वगैरह विकसित किया है। अब तीसरी प्राथमिकता पर हम लोग आ गए, अल्पसंख्यकों पर आ गए। तलाकशुदा परित्यक्त मुस्लिम महिला सहायता योजना अंतर्गत सहायता की राशि के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। जिन मुस्लिम महिलाओं को तलाकशुदा हैं और उनको योजना बनाकर 25,000 रुपये उनको सहायता दी जाती है, 25,000 रुपये, ये ज़रूरी होता है। बिहार बजट 2023-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। हर जिले में कम से कम एक क्या होगा, आवासीय मतलब हॉस्टल वाले अल्पसंख्यक विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ओके, अल्पसंख्यक से जुड़े हुए आर्टिकल जरा बता दीजिए लगे हाथ, आपको पता ही होगा, आप सब तो पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र क्या है, 7 निश्चय 2 अवयव, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्राथमिकता दी है। पीएचसी की हालत बहुत बुरी है बिहार में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, मेरे गांव में भी है पीएचसी, गया तो पहले ढूंढना पड़ा उतने छोटे से गांव में कि पीएचसी है कहाँ भाई, क्योंकि पता ही नहीं था पीएचसी कहाँ है, क्योंकि वो बंद पड़ा हुआ है, कभी चालू ही नहीं किया गया। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन पीटी का, कब तक के लिए रखा गया है बजट के हिसाब से बताइए। बिहार बजट 23-24 के तहत चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी बिहार में। ओके, इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध करवाया जाएगा। पटना वाले जानते होंगे कहाँ पर है ये। अगला है कि राज्य के 9 जिले, अब 9 जिलों को नोट कीजिए, पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई और सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। डीएमसीएच तो पहले से ही है, मेरे शहर में तो पहले से है, अब आप सभी के शहर में भी निर्माण हो रहा है, मधुबनी में भी खोल रहा है, ये भी बगल में ही है। वैशाली, सिवान, जमुई, सीतामढ़ी, पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, बहुत सारे जगह पर चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, जैसे डीएमसीएच है ना, जैसे पीएमसीएच है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसी प्रकार से खोले जा रहे हैं। ओके, अगला क्या है, इसके साथ साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय के निर्माण हेतु भी कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों जगह पर भी बनाया जाएगा। राज्य के 21 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। इस बजट के अनुसार रहुई नालंदा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण का काम कहाँ पर किया जा रहा है, ये रहुई नालंदा में किया जा रहा है। इस जगह का भी नाम ध्यान में रखिएगा, ये रहुई, जैसे पिछले साल कादिराबाद पूछा था ना दरभंगा का, वैसे ही ये पूछ सकता है। ओके, राज्य के 243 विधानसभाओं क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 112 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन संयंत्र अधिस्थापित किया जा रहा है। ओके, अगला कौन सा प्राथमिकता है, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण। सबसे प्रमुख चीज़ यही था बिहार में कि भाई पहले पुलिस और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। अच्छी बात है, चलिए देखिए क्या सब कर रहे हैं सरकार। पुलिस बल का आधुनिकीकरण, कानून व्यवस्था का ढांचागत सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किया गया है। महिलाएँ क्या होंगी, अगर 35% आरक्षण दिया गया उनको पुलिस बल में। ओके,
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का लगातार निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रत्येक थाना में सीसीटीवी CCTNS स्थापित होंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। ओके, बस यही था आधुनिकीकरण में पुलिस का यही था आधुनिकीकरण में। अगला है आपका कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर बिहार सरकार क्या क्या कर रही है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि और ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, विकास के लिए कृषि के रोड मैप कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 0.5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो 5 मतलब 0.5 क्यों लिखा है, 5 लिखते हैं सीधा यार। 5 कृषि कर्मण पुरस्कार अब तक बिहार सरकार को मिल चुके हैं। इतना अच्छा काम करी बिहार सरकार कृषि को लेकर, लेकिन इस बार तो पानी ही नहीं मिल रहा है राज्य में, तो कृषि कैसे होगा। बहुत सारे जगह तो हैंडपम्प भी सूख रहे हैं अब तो। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 17-18 में गेहूँ के उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मिला था। 16-17 मक्का के लिए, 15-16 मक्का के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए और 11-12 में चावल के लिए मिला था। ओके, वर्ष 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.86 लाख मीट्रिक टन हो गया था। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक के लिए लागू किया गया है, आपसे यही सवाल पूछ लेगा। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक, और तब तक आप सभी ऑफिसर बन चुके होंगे, तब तक के लिए लागू किया गया है कृषि रोड मैप। चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन और तेलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2028 से प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया था। ओके, कब किया गया था? 2008 में पहली बार कृषि रोड मैप लागू किया गया था। पहली बार बिहार में कृषि रोड मैप कब लागू किया गया था? तो 2008 में लागू किया गया था। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बजट में की गई है। नींबू घास की खेती के लिए जहां जैसे बंजर भूमि हो जाता है तो उस पर नींबू घास की खेती करना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, क्योंकि ये वहां पर भी उपज सकता है। इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिहार बजट 2024 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई के अंतर्गत 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? देखिए अगला लाइन लिखा हुआ मोटे फसल से बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस बजट में स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे मंडुआ, कोदो, सांबा, कौनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया गया है। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआरा नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया। कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? जमुई जिले के लिए किया गया। बहुआर नदी के लिए किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए किया गया। सिकंदरा प्रखंड भी, ब्लॉक भी लिख दिया, पिन कोड बस बाकी रह गया, बाकी सब लिख दिया है। इसको पढ़ लीजिए। ये बजट में चर्चा है तो आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ से। ओके, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत तहत कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसा प्रति यूनिट की दर पर किसानों को बिजली। अब जैसे मान लीजिए किसान है बेचारा, उसको पंप सेट चलाना है, पंप तो चलाते ही हैं, तो उसके लिए उसको बिजली चाहिए, तो बिजली क्या होगा, उसको बिल्कुल सस्ते दाम पर दे देगा। तो ये 70 पैसा प्रति यूनिट दे रहा है। बताओ कितना सस्ता बिजली का यूनिट दे रहा है किसानों को। ये कहाँ से आता है? इसी को सब्सिडी वाली बिजली कहा जाता है। ओके, अगला प्रायोरिटी आपका हरित विकास है। क्या है इसमें भाई कि बिहार को हरित और स्वच्छ बनाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए 21 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार कर दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। कब से किया गया? 2 अक्टूबर 2019 से शुरुआत किया गया है। वर्ष 2000 में झारखंड बिहार के बंटवारे के पश्चात राज्य में हरित आवरण मात्र 9% था। इसे बढ़ाने के लिए 2012 में हरियाली मिशन की भी शुरुआत की गई थी। 2012 में क्या शुरू किया गया था? हरियाली मिशन। हरित आवरण को बढ़ाने हेतु कृषि रोड मैप 2 2012-17 में कुल 18.77 करोड़ रुपये, कृषि रोड मैप 3 17-23 में 16.10 करोड़ रुपये बिहार के वृक्षारोपण किया गया है। ओके,
अगला क्या दिया हुआ है कि विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.2 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। केवल वर्ष 2022-23 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। बिहार वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण 15% हो गया और इसे आगे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के द्वारा 3 करोड़ वन विभाग एवं मनरेगा के पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य भी रखा गया था। 23-24 में जीविका दीदी और किसानों द्वारा कुल 500 पौधाशालाओं में 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना का निर्माण कराने जाने पर होल्डिंग टैंक्स में 5% की छूट का भी प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा लखीसराय, पीरपैंती भागलपुर सौर ऊर्जा परियोजना लगाया जा रहा है। दोनों स्थानों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग में 450 मेगावाट कजरा, 250 मेगावाट आपका 450 मेगावाट में कजरा में 250 मेगावाट, पीरपैंती में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। ओके, अगला योजना देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का तथा सुपौल जिलों में 0.525 मेगावाट पीक क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मतलब तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा में कहाँ पर लगाया जा रहा है, कादिराबाद में लगाया जा रहा है, ये पूछा जा चुका है, और सुपौल में भी ये लगाया जा रहा है। भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल जिले के वीरपुर में की जा रही है। भूमि जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है, कहाँ पर, तो सुपौल जिला के वीरपुर में किया जा रहा है, सुपौल जिला के वीरपुर में किया जा रहा है। ओके, यह केंद्र सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा, जो बिहार के पुणे में बनाया जा रहा है। बिहार के पुणे में बनाया जा रहा है, बिहार के सुपौल में बनाया जा रहा है, बिहार के सुपौल में बनाया जा रहा है, बिहार के सुपौल में बनाया जा रहा है। इससे बिहार बाढ़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। वेरी गुड। बिहार बजट 23-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना एवं फाल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम को CBIP अवार्ड 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। गंगई डॉल्फिन को संरक्षण और संवर्धन के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है, तो देखिए एक तो भागलपुर में इसका सेंचुरी है, लेकिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पर किया जा रहा है, तो अपने पटना में किया जा रहा है। भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज, ये तो पता ही होगा, यहाँ बाबा धाम जाने के लिए जल भरते हैं। यहाँ से सुल्तानगंज से कहलगांव तक की गंगा को विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा गंगई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला कौन सा हो गया भाई, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में गंगई डॉल्फिन की संख्या 1464 पाई गई है, जो भारत के कुल गंगई डॉल्फिन की संख्या की आधी है। 50% गंगा डॉल्फिन कहाँ पर पाई जाती है पूरे भारत की, तो गंगा डॉल्फिन जितने भी भारत में पाए उसका 50% अपने बिहार राज्य में पाया जाती है। इसको ध्यान रखेंगे आप। डॉल्फिन को सूसू भी कहा जाता है, सूसू। ओके, अगला क्या है, आधारभूत संरचना है। अस्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का शुद्धिकरण आवश्यक होता है। शासन से 2 के अवयव सुलभ संपर्कता का मतलब क्या होता है भाई, सड़क वगैरह का निर्माण करना, इसी को क्या कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया है। वर्ष 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 7408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। यही आपका सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या पूछा जाएगा, कितने किलोमीटर के सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 7408 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस साल के बजट में। ओके, अगला है आपका मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना। इसके तहत निजी उद्यमियों को मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए, मतलब मोटर वाहन सिखाने के लिए जो प्रशिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसके लिए 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। बजट 23-24 से पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। बिहार में 17 नए इथेनॉल इकाई की भी स्थापना की जाएगी। 17 नए इथेनॉल इकाई की स्थापना बिहार में की जाएगी, ये भी आपको पता चल गया। औद्योगिक विकास के लिए क्या करेगा, 9वें पर हम लोग पहुंच गए, इसके बाद 10वें पर जाएंगे। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट की शुरुआत किया जा रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट पहला देश का कहाँ पर शुरू किया जा रहा है, तो पूर्णिया में शुरू किया जा रहा है। 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग पॉइंट की शुरुआत की गई है। ओके,
पटना की तर्ज मुजफ्फरपुर पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति भी इस बजट में दे दी गई है। खादी मॉल की स्थापना कहाँ कहाँ पर, तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। 6 रोपवे परियोजना में गया में प्रेतशिला पर्वत, गया के जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा प्रेतशिला। रोपवे क्या होता है, ट्रॉली में जो बैठ कर जाते उसकी बात हो रही है। डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वानवर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़ किला का कार्य आरंभ किया गया है। इन सभी जगहों पर रोपवे लगाया जाएगा। रोपवे पर बैठे होंगे अगर आप तो बहुत ही खूबसूरत होता है नज़ारा, लेकिन सुरक्षित भी होना चाहिए, पता चला बीच में अटक जाता है। अगला क्या है, गया जिले के डुंगरेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। कहाँ पर, डुंगेश्वरी पर्वत पर, डुंगेश्वरी पर्वत गया जिला। शहरी विकास, राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवैध स्वच्छ शहर विकास शहर को भी 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी के 1 स्टार रेटिंग में प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 से पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF प्लस सर्टिफाइड घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। किन किन को प्राप्त हुआ है, गंगा स्तर पर टॉप टाउन वाले, गंगा टाउन वाले नगर निकाय में हाजीपुर, बक्सर, हाजीपुर हो गया आपका वैशाली जिला, बक्सर तो बक्सर ही हो गया, जमालपुर, सुल्तानगंज आपका हो गया, उसके बाद से टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिससे शहर में जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। विभिन्न स्तरों के आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जाएगा। सभी नगर निकाय में एक सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जाएगा विभिन्न आयोजन वगैरह को लेकर, और इसका भी बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालय वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना भी किया जा रहा है। वृद्धाश्रम की स्थापना सभी 38 जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना की जा रही है। बिहार बजट 23-24 अन्य तथ्य क्या दिया हुआ है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था का आकार 6.75 लाख करोड़ रुपए की सूची में बिहार का स्थान देश में 14वां पर आ गया है। देखिए बिहार का अगर बजट का हम हिसाब के लगाएं, इकोनॉमी के हिसाब से हम बिहार की रैंकिंग करें देश में, तो आबादी के हिसाब से तो हम तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से हम 14वें स्थान पर हैं देश में अभी भी। इकोनॉमी के हिसाब से 14वें स्थान पर हैं देश में अभी भी। मतलब बिहार के 15 करोड़ लोग मिलकर अभी उतना नहीं कमा पा रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। बिहार का राजस्व संग्रह कुल कर प्राप्ति 2021-22 में 18.7% हो गया है, जहां वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल कर प्राप्ति का 15.2% थी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 21-22 से बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपये पर आ गया है। कितना आ गया है, तो 422 करोड़ रुपये पर। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 2020 में मात्र 27 पर आ गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जहां अभी भी राष्ट्रीय औसत कितना है, 28 पर बना हुआ है। प्रति जो बच्चे जन्म लेते हैं 1 लाख बच्चे, उनमें से जो बच्चे मर जाते हैं उनकी संख्या होती है शिशु मृत्यु दर। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 0.1 कम हो चुका है, मतलब 1 कम हो चुका है। 2021-22 से प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा है। बच्चों का नामांकन भी अच्छा हो रहा है। अगला कौन सा है आपका कि वर्ष 2021-22 से प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात 96.2% तक रहा है। सकल नामांकन अनुपात बच्चों का कितना रहा है, तो 96.2% रहा है। इन्हीं जो बजट में बाद के जो फैक्ट हैं, इन्हीं फैक्ट से सबसे अधिक सवाल आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जिसमें लड़कियों का यह अनुपात 97.4% रहा है। बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसे देखिए, हर घर नल योजना का सितंबर 2016 के तहत जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में शुरू किया गया है। बिहार में हर घर जल योजना सितंबर 2016 में शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना कब शुरू किया है, मतलब जल जीवन मिशन कब शुरू किया, अगस्त 2019 में कर रहा है। मतलब बिहार सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि केंद्र सरकार उसका कॉपी कर रही है ना। जीविका अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया। इसी के तर्ज पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना नवंबर 2015 में शुरू किया गया है। हर घर बिजली योजना नवंबर 2019 में बिहार सरकार ने शुरू किया था। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में शुरू किया गया है। कॉपी कैट हो गई है केंद्र सरकार हमारी। जल जीवन हरियाली मिशन अक्टूबर 2019 के अनुरूप है, और अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में शुरू किया गया। अमृत सरोवर योजना मैंने आपको डेली न्यूज़ डिस्कशन सब में पढ़ाया है। अमृत
सरोवर योजना क्या है, तो ये केंद्र सरकार है वो सारा का सारा कॉपी कर रही है किससे, तो बिहार राज्य सरकार से। हम हैं ही इतने टैलेंटेड। बिहार के कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 76% आबादी कृषि कार्यों में आश्रित है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार राज्य के 76% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा भी कौन सा कृषि का हरित क्रांति आया हुआ है बिहार में, मुझे नहीं पता। इसका मतलब क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग हमारे कृषि पर आश्रित हैं, जबकि कृषि से हमारी इनकम कितनी है बिहार की अर्थव्यवस्था की, तो बहुत ही कम। इसका मतलब छिपी हुई बेरोजगारी है यहाँ पर। चीज़ों को जोड़ना थोड़ा सा सीखिए। ओके, राज्य में बागवानी विकास के लिए वर्ष 2022-23 में 2092 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के लिए नई बगीचों की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन FPO का निर्माण किया गया है। गंगा के दोनों साइड के जो ज़िले हैं उनको अगर हम साफ़ कर लेंगे तो गंगा तो अपने आप साफ़ हो जाएगी, क्योंकि गंदा तो वही लोग करते हैं ना, है ना। उसी में जो फैक्ट्री वैक्ट्री लगाए गए वही सब गंदगी फैला रहे हैं। वर्ष 2022 में 186 किसान उत्पादक संगठन के 17,229 एकड़ रकबा को जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर और कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति प्रदान की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादन धान एवं गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है, बिहार में की जा रही है। डाइवर्सिफिकेशन मिशन क्या होता है कि भाई सिर्फ धान गेहूँ ही मत उपजाओ, तेल वगैरह तिलहन दलहन ये सब भी उपजाओ लो खेत में, ऑर्गेनिक भी कुछ अलग तरीके का उपजा लो, जिससे क्या हो कैश क्रॉप वगैरह की संख्या भी बढ़ा लो थोड़ा सा, जिससे क्या हो राज्य के किसानों की आय बढ़ सके और खेत को भी थोड़ा सा सुविधा होता है। राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखान और मधु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। मखाने तो आपको उत्तर बिहार के क्षेत्र, मिथिलांचल के क्षेत्र खूब सारे होते हैं, खूब सारे। पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम को उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से मरंगा पूर्णिया में नया फ्रोजेन सीमेंस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 2022-23 में अब तक 30 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान हो चुका है। ओके, 7/2 के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 से 24-25 तक 4 वर्षों में 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समिति से आच्छादित किया जाएगा। देसी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास स्थापना की जाएगी। ओके, गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप लोगों ने पटना में देखा होगा, वहीं पर इसकी स्थापना की जाएगी। बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए सीतामढ़ी जिला के मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। सीतामढ़ी जिला पता ही है आपको। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, 21-22 से 25-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए TIED एवं यूनाइटेड के टाइड और यूनाइटेड के रूप में भारत सरकार से कुल 19,561 करोड़ रुपये अनुदान की राशि प्राप्त होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पंचायती राज संस्थान के लिए मिलेगा, जिसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बीच क्रमशः ग्राम पंचायत को 70%, पंचायत समिति को 15%, जिला परिषद को 15% के रूप में बांटा जाएगा। यहाँ से आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 15वें वित्त आयोग से भी जानकारी मिली है। 15वें वित्त आयोग को अनुदान अनुशंसा किया उसने देने के लिए, और यहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, मनरेगा के तहत 2022-23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2023 में कुल 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया। इसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 56.78% और 17.98% रही। महिलाएं कितनी, 56%, और SC आबादी कितनी, तो 17%। इन 17% में से इसमें भी शामिल होंगे, क्योंकि SC महिला भी तो हो सकती है, वो दोनों जगह काउंट की जाएंगी। ओके, अब अगला की है यह पेजटा बाकी से आप भऽ गेलै तकर बाद तक समाप्ते भऽ जेतै। यह पेजटा छै 43 मिनट, कते 43 मिनट के तो वीडियो भऽ गेलै, एतेक काल से हम लगातार बाजि रहल छी, तो वीडियो के कनिक शेयर कऽ देबै। अगला क्या है, देखिए, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण क्या है ये। इसके अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन सभी गाँव को ODF प्लस गाँव बनाया जाएगा। देखिए, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री अलग होता है, और ODF प्लस ये अलग होता है। ये क्या होता है भाई, तो देखिए, ODF में आपको शौच से मुक्त मिलता है, और ODF प्लस में आपको उसका अपशिष्ट का प्रबंधन भी किया जाता है, और खुले में मूत्र से भी मुक्त मिलता है गांव आपको। तो इसी को क्या कहा जाता है, ODF प्लस का दर्जा दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके,
इसके तहत इसके 3 चरण क्रमशः उदयमान, उज्ज्वल और उत्कृष्ट मॉडल हैं। अब इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण में 3 चरण को डिसाइड किया गया। एक है आपका उद्यमान, दूसरा है राइजिंग उज्ज्वल, तीसरा है मॉडल उत्कृष्ट। इस 3 चरण के तहत डेवलप किया जाए, गाँवों को स्वच्छ बनाया जाएगा। लोहिया जी के नाम पर शुरू किया गया। लोहिया जी के समाजवाद के विचार आपने पढ़े होंगे, इंटरव्यू वगैरह पूछ लेता है। इस अभियान के अंतर्गत वर्ष 23-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य, 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार 6 शहर, नोट डाउन कीजिएगा अब यहाँ से, इन 6 शहरों में से नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर निगम, बोधगया नगर निगम, सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत कार्यरत हैं। कितने कार्यरत हैं? तो 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायत कार्यरत है। मोक्षधाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के 35 जिला मुख्यालयों में सप्ताह गृह का निर्माण करवाया जाएगा। बिहार में सप्ताह गृह निर्माण मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो सप्ताह गृह में कोई लेकर ऐसे जाता नहीं। पटना वटना में जाते होंगे, गांव घर में तो होता है आपका कि अपने ज़मीन वगैरह पर ही होता है गांव घर में। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों में जल संग्रहण हेतु गारलैंड ट्रेचिंग योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है भाई? तो दक्षिण बिहार के जिलों में जल संग्रहण के लिए शुरू की गई है इस परियोजना को। दक्षिण बिहार जल से अभाव रहता, इस बार तो उत्तर बिहार भी सूखा हुआ, दक्षिण को कौन पूछ रहा। तो दक्षिण बिहार में इस योजना को शुरू किया गया है। पश्चिमी चंपारण के मंगूराहा प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य वानिकी शिक्षा है तो मुंगेर जिला में वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण बिहार के किस ज़िले में किया जा रहा है? तो ये सोते जागते आपको पता होना चाहिए। मुंगेर जिला किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है। राज्य के जलवायु अनुकूल और न्यून कार्बन मार्ग की कार्यनीति के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद का समझौता हो गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूएनईपी के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद होगा, पार्षद लिखा हुआ है, के द्वारा समझौता किया गया है। ओके, अगला क्या है? वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व अधिशेष 4,479 करोड़ रुपया, 0.5% होने का अनुमान है अभी भी। बजट 23-24 में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा हुई है। 50 मॉडल स्कूलों में आईआईटी पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला भी बनाया जा रहा है। 50 राज्य भर में मॉडल स्कूल है, जिसमें से एक जो आईआईटी पटना वो क्या करेगी, इन 50 में प्रयोगशाला का निर्माण के लिए मॉडल प्रदान करेगी कि भाई एक जो लैब है वो कैसे होने चाहिए। ओके, बिहार राज्य की कक्षा 1 से 5 के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पटना के बेहटा अंचल में नया पाटली बस स्टैंड का निर्माण होगा। 7 निश्चय पार्टों पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। बहुत पैसा होता है ये। बिहार के प्रमुख विभागों का बजट आवंटन, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, शिक्षा पर 40,450 9 करोड़ रुपये, कुल बजट का 15.4%। और योजना मद आवंटन कितना है? तो 22,000 करोड़ लिखा, 22,200 करोड़ है, 22,200.35 करोड़ रुपये। ओके, अगला क्या है? स्वास्थ्य पर, और ये योजनागत मद का 22% के आसपास है। स्वास्थ्य पर 16,966.42 करोड़ रुपए है, कुल बजट का 4-8%। इसको भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम बढ़ते क्रम में लगाकर रख लीजिएगा किस पर कितना किया गया है। और योजना मद में 7,117.56 करोड़ रुपये का खर्च किया गया। ग्रामीण विकास पर 15,422.18 करोड़ रुपये है, 5.90% है बजट का। और आपका योजनागत मद में है 15,193.19 करोड़ रुपये। समाज कल्याण पर 8,210.86 करोड़ रुपये और आपका योजना मद में 8,191 करोड़ रुपये। कृषि पर 3,639.78 करोड़ मात्र,
कुल बजट का मात्र 1.39%। सब बोलती है कि हम किसानों गरीबों के लिए काम करते हैं, उनके लिए मात्र इतना % है। और योजना मत में 2781.99 करोड़ रुपये का खर्चा किया जा रहा है। वर्ष 2023 से बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से हैं, जल्दी से इसको समाप्त कर लेते हैं। मेरा शहर मेरी जवाबदेही पटना नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। पटना नगर निगम टीम द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता किया जा रहा है। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कि क्या डेट ध्यान में रखिएगा, पटना राजधानी है तो इसलिए पूछ सकता है। चकाचक अभियान बिल्कुल गजब। पटना नगर निगम बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता अभियान है। कि भाई ग्रीन डब्बे में आप क्या करेंगे, हरे वाले डब्बे में गीला डालेंगे और ब्लू वाले डब्बे में आप सूखा कचरा डालेंगे, इतना तो पता ही होना चाहिए। नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान क्या है भाई, पटना नगर निगम घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सब पटना में ही काम होगा। खरीफ महाअभियान 2023 कृषि विभाग के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से नीतीश कुमार ने 36 रथ को रवाना किया है पूरे राज्य भर में। मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग के राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता को चलाया जा रहा है। मिशन 60 क्या है, तो स्वस्थ बिहार के जिला अस्पतालों का रंग रोगन जीर्णोद्धार किया जा रहा है। रंग चल रहा है, अभी DMCH जाएंगे तो मतलब क्या बोलते, इलाज करवाने की जगह साथ में 2 बीमारी लेकर आएंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में। तो इतना अच्छा तो स्थिति था, अब बदला होगा तो अब सही है भाई। बरसात में तो वहाँ पानी भर जाता है पूरा अस्पताल में। स्त्री अभियान ये महिला कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं को कानूनी और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान को 22-23 से 24-25 तक विस्तारित किया गया है। कब से कब तक, 22-23 से 24-25 तक जल जीवन हरियाली को विस्तारित। इस योजना के तहत 5 चीज़ों पर ध्यान है। कौन कौन से 5 चीज़ें हैं, यहाँ सवाल बन सकता है। 5 चीज़ों पर ध्यान है। पहला तालाब, दूसरा आहार पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना और कुओं का निर्माण करना। इन 5 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। याद कीजिए पिछले साल का सवाल, उसमें पूछा गया था जल जीवन हरियाली अभियान का कौन सा एक हिस्सा है, और उसमें डाला हुआ था कुओं का ऑप्शन, कुआं वाला। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग थोड़ा सा। सास बहू बेटी अभियान बहुत सुंदर स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है। जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही जरूरी कार्यक्रम है ये। जन सुराज अभियान वेरी गुड, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुरू किया है और ये अपना राजनीतिक पार्टी चला रहे और कुछ नहीं। समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया। नशा मुक्त बाल विवाह और दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता के लिए चलाया था समाज सुधार अभियान। नीतीश कुमार जी ने अभियान को शुरू किया, इसलिए पूछ सकता है, अभी तक नजर नहीं गई है। रबी महाअभियान ये कृषि विभाग के द्वारा रबी मौसम में फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। 51 मिनट तक मैंने लगातार आपको पढ़ाया, 51 मिनट तक, और अब समाप्त हो गया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।